नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं यह कोई आम क्लास नहीं है। पूछता है भारत में मूल विधि के साथ मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। और हमारी तरफ से संपूर्ण प्रयास जारी है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन की आपकी बारी है। यूपीएसआई के अंदर एक ऐसा टॉपिक जो सर्वाधिक विशेष माने जाने वाले टॉपिकों में से एक है। लोगों के द्वारा कई बार कहा जाता है कि सबसे मुश्किल टॉपिकों में से भी है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए आप लोगों के बीच में मैं आ चुका हूं, चीजों को आसान करने के लिए, आपके लिए बेहतर करने के लिए। तो जितने भी छात्र आ चुके हैं एक बार मुझे बता देंगे। ताबड़तोड़ तरीके से हम तैयार हो चुके हैं कि आपकी मूल विधि को संपूर्ण तौर पर यूट्यूब के ऊपर पूरा कराएं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, चीजों को बहुत बेहतरीन लेवल पे रखा जाने वाला है। जो क्लास के अंदर आ चुके छात्र हैं एक बार बता देंगे, जिससे मुझे पता चल पाए कि कौन कौन वो छात्र है जो आ चुका है क्लास में। स्टार्टिंग द क्लास विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर डिले, फटाफट से बता दीजिए। क्लास में आ चुके हैं अभय जायसवाल, जयंत चौधरी क्लास में है, चांदनी है, प्रिया तोमर है, शेखर है, गरिमा है, ठीक है, शिवानी है, दीपक है, और क्रिकेट के महादुनिया है। बहुत सारे बच्चे और भी क्लास के अंदर आ चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आकाश कैमरे में आ रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ रहे हैं, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट से क्लास को लाइक करते हैं, माहौल बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं बाबू, ये मूल विधि का दूसरे नंबर का लेक्चर है। पहला लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। और अगर मैं बात बताऊं आपको ना, प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें सारी चीजें आती जाएंगी। ये प्लेलिस्ट जीत राणा जीएस यानी आपके यूट्यूब चैनल पर है। और ये वो प्लेलिस्ट बनेगी जो संपूर्ण मूल विधि को अपने अंदर समाहित तौर पर रखेगी, ठीक है। पूरी मूल विधि आपको यहां मिल जाएगी। जी हाँ, चाहे तो आप बैच ले लें, चाहे आप यहां से संपूर्ण पढ़ लें। और यहां पर चीजें बहुत तगड़े लेवल पर चलने वाली है। स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पूरे सिलेबस की बात करूं कि मूल विधि का पूरा सिलेबस किस प्रकार से आपका चलता है, यह मूल विधि का संपूर्ण सिलेबस होता है जो पिछली भर्ती में बताया गया था। लेकिन अगर मैं बात करूं अब हम लेटेस्ट क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, तो ये लेटेस्ट सिलेबस है हमारा जिसको हम यहां पर पढ़ेंगे। ये हमारा लेटेस्ट सिलेबस है। हम बीएनएस पढ़ेंगे, ठीक है, बीएनएस पढ़ेंगे। उसके अलावा हम बीएनएसएस पढ़ेंगे, यहीं पढ़ा जाएगा बीएनएसएस भी, ठीक है। और महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण देने वाले संबंधी सभी विधि प्रावधानों को पढ़ेंगे, ठीक है। बड़े ही लेवल पे पढ़ने वाले। दहेज प्रतिशत अधिनियम पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम पढ़ने वाले हैं। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट हम पढ़ने वाले हैं। आज बाहर ही क्लास के बाहर आपको डाल दिया गया था टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का टॉपिक ये है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे दहेज प्रथा लें, बाल विवाह लें या जो भी लें उसके बारे में बात करें। दहेज प्रथा तो हो चुका है, दहेज प्रथा ये क्लास 1 में पूरा हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। हमारे क्लास का ध्येय सिर्फ एक होता है कि क्लास अगर शुरू हो चुकी है तो ये टॉपिक खत्म होने के बाद ही कंप्लीट मानी जाएगी। तो अब जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता तब तक ये ताबड़तोड़ चलता रहेगा। अब हम इस क्लास के अंदर आपको एमसीक्यूएस भी कराने वाले और थ्योरी भी कराने वाले हैं। जैसा मैं शुरुआत से कहता आया हूं कि जो चीजें होंगी सटीक होंगी। तो फटाफट हम थ्योरी की बात करेंगे प्लस क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। चलो, बहुत ही बेहतरीन। हम इसके बाद ये पढ़ेंगे, ये जितने भी एक्ट हैं ये सब हम इस पूरी सीरीज के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब हम हेडिंग डालते हैं आज की। मूल विधि क्या होती है इसके बारे में हम पहली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। यदि कोई भी ऐसा छात्र है जिसने पहली क्लास नहीं देखी है, आपसे विनम्र निवेदन है कृपया करके इस प्लेलिस्ट की पहली क्लास जरूर देख लें, जिससे कि आपका एक रिदम बनता चला जाए। अब बताइए कि आप कैसे हैं। टॉपिक आप देखिए, अब मुझे बताइए टॉपिक किस ईयर का है। जिसको थोड़ी थोड़ी जानकारी है इसके बारे में वो बताता चले, जिसको जानकारी नहीं है यकीन मानिए आपको जानकारी पूरी तौर पर यहां पर हो जाएगी। हेडिंग डालनी है क्या, ठीक है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, क्यों आएंगे, उन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरे एक्ट को समझिए। एक्ट क्या है, क्यों है, कैसे लाया गया, फिर हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। क्वेश्चंस लाए गए हैं, टेंशन फ्री रहो। इतने क्वेश्चंस लाए गए हैं जितने पेपर में आए हैं, प्लस हमारी तरफ से भी खुद रीडिजाइन किए गए क्वेश्चंस भी हैं। हेडिंग डाल लीजिए, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। स्त्री थ्योरी थोड़ा स्पीडी तरीके से होगी, थोड़ा तेज थ्योरी होगी, तो आप अपनी आंखें और बात खुली रखिएगा ताकि आप समझ पाए चीजों को। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम आपको देखने को मिलेगा। प्रतिषेध अधिनियम, अधिनियम यह आपको किस वर्ष देखने को मिलता है बाबू? 1986 में सर जी देखने को मिला था। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होता है,
कब देखने को मिला था सर? 1986 में देखने को मिला है। ओके, बड़ी बात आती है कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या? इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, या फिर दूसरा कहने का तरीका होता है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। प्रोहिबिशन एक्ट। अच्छा, एक बात बताइए, इस एक्ट का मतलब क्या है? ठीक है, पढ़ तो हम लेंगे, बट बाबू इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई भी स्त्री अशिष्ट नहीं दिखनी चाहिए, अशिष्ट ना दिखे। अशिष्ट का क्या मतलब होता है? कि कोई भी ऐसी अवस्था जो समाज के प्रति सही नहीं मानी जाती है, वल्गर दिखती है। कोई महिला है, अगर ऐसे घूम रही है बेचारी कोई महिला, आप उससे कहो कि एरी काली कहां जा रही है, तो ये गलत है। आप इसे ऐसे कैसे कह दोगे? ठीक है, गलत बात है। कोई महिला है, उनमें थोड़ा वजन ज्यादा है, अगर आप कहो उनसे कि अरे ये तो बहुत मोटी है, घनी मोटी है, डोला डोला जा है भारत, ठीक है, तो कितनी गलत बात है ये। आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, ये गलत बात है। खैर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? समाज में महिलाओं के सम्मान की रक्षा तथा गरिमा बढ़ाने के लिए यह प्रावधान किया गया था। ये डेफिनेशन स्पेशली JR डेफिनेशन है, जीत राणा डेफिनेशन है, क्योंकि ये मैंने इसको इस प्रकार से समायोजित किया है। तो डेफिनेशन क्या है? समाज में महिलाओं के सम्मान की रक्षा व गरिमा को बढ़ाने के लिए यह अधिनियम लाया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस अधिनियम का ऑब्जेक्टिव क्या है? समाज में महिलाओं के सम्मान की रक्षा, समाज में महिलाओं के सम्मान की रक्षा, इसका ऑब्जेक्टिव यह है, महिलाओं के सम्मान की रक्षा प्लस गरिमा को बढ़ाने के लिए, प्लस गरिमा बढ़ाने के लिए लाया गया प्रावधान। गरिमा बढ़ाने के लिए लाया गया प्रावधान था ये, लाया गया प्रावधान था ये। इसको हम किस प्रकार से बोलेंगे? प्रोविजन फॉर, इंग्लिश में आप इसके बोलेंगे प्रोविजन फॉर एनहेंसमेंट, प्रोविजन फॉर एनहेंस रेस्पेक्ट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, वुमेन इन सोसाइटी। इसलिए बच्चे लेकर आया गया। कुरूपण करने का मतलब होता है, अशिष्ट का मतलब होता है जो समाज के खिलाफ हो, समाज के प्रति सही ना हो, समथिंग विच इज नॉट एक्यूरेट टू सोसाइटी। अशिष्ट का मतलब ही क्या होता है? जो समाज के प्रति सही ना हो, समाज के प्रति सही ना हो, समाज के प्रति सही नहीं, जो चीज सही नहीं है वही अशिष्ट होगा। आप पढ़ते हैं ना, शिष्टाचारी छात्र है कि दैनिक जीवन में शिष्टाचार का होना बहुत जरूरी है, तो शिष्टाचार आप पढ़ते हो, राइट? तो जैसे आप शिष्टाचार पढ़ते हो, उसी प्रकार से आपको यहां देखने को मिलता अशिष्ट। शिष्ट मतलब अच्छा, अशिष्ट मतलब समाज के प्रति बुरा, ये चीज यहां पर होती है, राइट? बहुत बढ़िया। तो बाबू, जब कभी भी किसी अधिनियम के बारे में चर्चा करते हैं तो उसके बारे में 3 चीजें थोड़ी जरूरी बनती हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह कब आया, यह कब पारित हुआ। तो ये जो अधिनियम आपको देखने को मिलता है, यह कब पारित हुआ था? सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि यह सर जी कब पारित हुआ, यह अशिष्ट अधिनियम कब पारित हुआ। पारित होने का मतलब है ये पास कब हुआ था, व्हेन इट वाज पास्ड। ये पास्ड कब हुआ है, पारित कब हुआ है? फटाफट बताओ कब पारित हुआ, फटाफट बताओ कब पारित आपका ये होता है सर जी। पारित होने की इसकी जो तिथि है वह आपको देखने को मिलती है 23 दिसंबर 1986। 23 दिसंबर 1986, तभी ये 1986 का एक्ट है, 23 दिसंबर 1986। जब कभी कोई भी अधिनियम पारित होगा, उसके आगे वही डेट लिखी जाएगी, ना कि वो डेट जिस डेट में वह संचलित हुआ है। लागू कब से हुआ है बाबू? लागू, जो बैच वाले बच्चे हैं वो आसानी से बता पा रहे होंगे, ठीक है? तो लागू कब से हुआ है बताइए, लागू कब से हुआ है? लागू, लागू का मतलब होता है इंपोज होना। तो कब से इंपोज हुआ है बताओ सर? इंपोज होने की डेट है 2 अक्टूबर 1987। कोई दिक्कत? 2 अक्टूबर 1987 आपको देखने को मिल जाएगा, 2 अक्टूबर 1987, ठीक है? अब कोई भी अधिनियम है, क्या इस अधिनियम में कोई भाग है? नहीं, इस अधिनियम में कोई भाग नहीं है,
ठीक है, चलिए। एक सुमित ठाकुर नाम का बेटा है, मतलब एक लड़का है सुमित ठाकुर। सुमित ठाकुर मेरे भाई, मैं ये जो चीज लिख रहा हूं ना, इस चीज को ना मैं 4 पेजों पे लिख सकता हूं। मैं मतलब एक बात बता रहा हूं लॉजिकल, लेकिन सटीक नहीं होगा वो, ठीक है। तो कहानियां बनाने के लिए तो लाखों बातें हैं, बात तो तब है कि जो पढ़ा है वो पेपर में आए। तो यहां से वही होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप समझदारी दिखाएंगे, क्लास में आराम से बने रहेंगे। अगर आपको समस्या नहीं है तो ठीक है, बातों को समझने का प्रयास कीजिए। यह कार्य आप लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है, यदि आप इसको देख पा रहे हैं तो। चलिए, तो बाबू मैंने क्या बताया कि इसमें किसी प्रकार के भाग या पार्ट्स नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार के भाग या पार्ट्स नहीं है। भाग या पार्ट्स इसके अंदर नॉट अवेलेबल, कोई भी भाग या पार्ट्स इसमें नहीं है। परंतु इसके अंदर अगर सेक्शंस या धाराओं की बात की जाए, सेक्शंस या धाराओं की बात की जाए, धाराओं की बात की जाए, तो बाबू इसमें कितने सेक्शंस या धारा देखने को मिलती है? 10 धाराएं या 10 सेक्शन इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें कितनी चीजें पढ़नी इसके बारे में जरूरी है? हमें इसके बारे में सभी सेक्शंस को पढ़ना होगा। वही चीज हमें आगे इसके बारे में जानकारी देती है, तो हमें सभी सेक्शंस को पढ़ना होगा। हम सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ध्यान से समझना इसको, अब चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ये इसकी बेसिक डिटेलिंग है, ठीक है। ठीक है, बेसिक डिटेलिंग है। अभी इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, तो ध्यान से सुनना हर एक बात को, सटीक है हर एक बात जरूरी है, ठीक है। हम पहले एक्ट की बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, वेरी गुड हिमांशु शाक्य, यू सेड ऑरा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, तो इसमें हेडिंग डाल दीजिए इसी अधिनियम के बारे में, जो इसकी पहली धारा है। अच्छा, आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी? यही पीडीएफ आपको प्रिंटेबल फॉर्म में है, इसीलिए मैं व्हाइट बैकग्राउंड यूज कर रहा हूं ताकि आप इसका प्रिंट निकलवा लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए सीधा धारा 1। धारा 1 हम डालते हैं हेडिंग धारा 1। धारा 1 अर्थात बाबू सेक्शन 1। सेक्शन 1 हम हेडिंग डालते हैं। सेक्शन 1 किस बारे में बात करता है? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, अधिनियम का संक्षिप्त नाम, अधिनियम का संक्षिप्त नाम, ब्रीफ नेम, संक्षिप्त नाम प्लस अधिनियम का विस्तार, अधिनियम का विस्तार, और इस अधिनियम का जो जारी होने की तिथि है, प्रारंभ, उसको बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? प्रारंभ। तो इसका अब बताइए इंग्लिश में इसको बेसिकली किस तरीके से लिख सकते हैं? इसका संक्षिप्त नाम ब्रीफ नेम, ब्रीफ नेम एक्सपेंशन, ब्रीफ नेम एक्सपेंशन एंड इसका स्टार्ट या इनिशिएशन, इंपोजमेंट, कई शब्द इसके लिए हो सकते हैं। स्टार्ट, इंपोजमेंट, इनिशिएशन, ये सब इसी के लिए शब्द हैं। अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा? इसको कहा जाएगा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, प्रतिषेध अधिनियम इसको बोला जाएगा, ठीक है। चलो, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, ऑफ वुमेन एक्ट देखने को मिल जाएगा, राइट। द पॉइंट इज, विस्तार का मतलब होगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब होगा कहां कहां पर यह लागू होगा। यह संपूर्ण भारत में लागू होगा, संपूर्ण भारत में लागू होगा। पहले यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, बट वर्तमान में वहां पर भी लागू है। संपूर्ण भारत में है, पहले ही वर्तमान में कहीं और लागू था, ठीक है, याद रखना, राइट। दिस इज लाइक एंटायर इंडिया, एंटायर इंडिया, एंटायर इंडिया। इनिशियली दैट वाज नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। वो कब से लागू हुआ है? जनवरी 1957 से लागू हुआ है। जम्मू कश्मीर का 26 जनवरी 1957 से उनका अलग संविधान बना था। स्पेशल स्टेट हम मानते हैं उनको, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 में उनका यह जो संपूर्ण कार्य है वो खत्म कर दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, प्रारंभ कब से होता है बाबू इसका? प्रारंभ, प्रारंभ के बारे में बात करते हैं। प्रारंभ इसका आपको देखने को मिलता है 2 अक्टूबर 1987, 2 अक्टूबर 1987 में आपको देखने को मिलता है। परफेक्ट, दैट इज वेरी गुड। अब हम इसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, ये चलो सर समझ गए हम इसका स्टार्ट कैसे होता है, और इसकी जानकारी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हमें पता लगी।
अब इसके बाद इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को हम समझेंगे। इससे पहले कि अब मैं परिभाषाओं पर जाऊं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन हम पूछते हैं, देन हम परिभाषाओं की बात करेंगे प्लस अन्य अधिनियमों की बात करेंगे। अच्छा, कुछ छात्र ऐसे होंगे जिनका कहना होगा कि सर पहले पूरी थ्योरी करा दो, फिर आप क्वेश्चंस करा देना। दरअसल यह एक ना मतलब एक हाइब्रिड क्लास है। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको दोबारा कहीं और से या किसी अन्य प्रकार से पढ़ना ना पड़े, सभी चीजें आपको क्लास में याद हो जाएं। तो साइकोलॉजिकली एक इंपैक्ट है, आप ऐसे पढ़ के देखो, आपको चीजें समझ में आएंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट माय बॉय। नाउ वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद फिर यहीं पे आ जाऊंगा और सेक्शंस को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला सवाल आपके सामने आता है ये वाला। मुझे बताइए कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्या आप नहीं कर पाएंगे? आपके सामने एक सवाल आएगा, एकदम लल्लू सा सवाल है। इसके लिए ना आपको मैं पोल भी दे रहा हूं, ताकि पोल को भी आप समझ पाएं। ठीक है, पोल को भी आप समझ पाएंगे। ये लीजिए, आपके सामने पोल है, पोल को भी आप समझ पाएंगे। ये लीजिए पोल। लाइव आने का फायदा यही है, आप पोल में आंसर कर पाएंगे और जान पाएंगे कि बाकी लोगों की तैयारी कैसी है, आप कितने पानी में हो, आप मगरमच्छ हो या अभी भी आप एक छोटी सी चिरकुट मछली हैं। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 को किस तारीख से राष्ट्रपति की सहमति मिली है? सर राष्ट्रपति की सहमति का तो आपने बताया नहीं। देखो, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है, यानी जब मैं पॉलिटी पढ़ाता हूं तो मैं आपको बताता हूं कि भाई किसी भी अधिनियम को पारित उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि में राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करता है। तो वास्तविकता में यहां पे यह पूछा जा रहा है कि किस तिथि को पारित हुआ था। लागू होना नहीं होता, लागू होने के लिए संसद के द्वारा अन्य अधिनियमों के माध्यम से उसको लागू किया जाता है। तो सही जवाब इसका हो जाएगा सर जी क्या 22 दिसंबर? नहीं सर, 23 दिसंबर 1986 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे 23 दिसंबर 1986 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो छात्रों ने उत्तर दिया 85% छात्र सही आंसर कर पाए। आगे अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि यह जो एक्ट है महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू हुआ? अब यहां अशिष्ट और अश्लील दोनों शब्दों का प्रयोग हो सकता है। हिंदी भाषा में इसके लिए अश्लील शब्द का प्रयोग भी संभव है, यही बताने के लिए मैंने इसको इस तरीके से लिया। अगला क्वेश्चन क्या है, यह केम इनटू फोर्स कब हुआ, एंटैक्ट कब हुआ? इंग्लिश वाले बच्चे समझ रहे हो, केम इनटू फोर्स भी आ सकता है, एंटैक्ट भी आ सकता है। हिंदी वाले छात्र समझ सकते हैं कि कब लागू हुआ या कब संचलित हुआ, ये दोनों ही शब्द आपके लिए आ सकते हैं। 1 अक्टूबर 1987, 3 नवंबर, 4 दिसंबर, 2 अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अगले सवाल का? तो दैट वुड बी 2 अक्टूबर 1987। समझ में आई बात? परफेक्ट। तो 2 अक्टूबर 1987 को यह संचलित हुआ था। तो अभी तक की जो जानकारी मैंने आपको दी उसके अनुसार यह पूर्ण था। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेक्शन 2 के बारे में, धारा 2 के बारे में। फिर सारे क्वेश्चनों को करेंगे, सारी धाराएं कराऊंगा मैं, 2 3 4 5 सारी धाराएं कराऊंगा। तो हम धारा 2 की बात करते हैं। ठीक है, धारा 2 की बात करते हैं। लिखिए धारा 2 सेक्शन 2, धारा 2 या सेक्शन 2 या सेक्शन 2। इसमें कोई भी सेक्शन है ना, मेजरली जो सेक्शंस होते हैं वो बात करते हैं। पहला सेक्शन हमेशा इसी प्रकार की बातें करेगा। दूसरा सेक्शन जो बात करता है, ठीक है, दूसरा सेक्शन जो बात करता है उनकी हम बात करते हैं। अब है, आप मेरे खास छात्र हैं ना, तो बाकी बच्चों को पढ़ने दो ना। जी हाँ, ओके, प्यार से पूरा पढ़ा देता हूँ, मैं बाकी क्वेश्चन तभी करूंगा। बहुत प्यार से मेरी बात को सुनो। क्लास को लाइक नहीं कर पा रहे हो, मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतने अच्छे क्वेश्चन होने के बाद भी आप क्लास को लाइक नहीं कर पाए, ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चे। सेक्शन 2 के बारे में हम बात करते हैं, परिभाषाओं की व्याख्या, परिभाषाओं का उल्लेख। उल्लेख, परिभाषाओं का उल्लेख। ठीक है, दिस इज एक्सपेंशन या फिर उल्लेख या डिस्क्रिप्शन ऑफ सम डेफिनेशंस। डेफिनेशंस की बात की गई है। अब डेफिनेशंस क्यों दी गई है बाबू? कुछ ऐसी शब्दावली होती है जिनका तात्पर्य स्पष्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि उनका तात्पर्य स्पष्ट करना बहुत जरूरी होता है। आप सभी जो खास छात्र अभी वर्तमान में इस क्लास को देख रहे हैं या रिकॉर्डेड इस क्लास को देखेंगे, आप सभी मेरे हृदय में एक विशिष्ट मतलब अनुभूति रखते हैं। आप मेरे लिए एकदम खासम खासम खास हैं। अब ये खासम खासम खास क्या है, ये शब्द तुम पहली बार सुन रहे हैं? अगर मैं आपको पहले ही बता देता कि खासम खासम खास का मतलब क्या होता है, हृदय में एक विशेष स्थान,
तो आप समझ जाते हैं अच्छा सर जी उसकी बात कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार से ये अधिनियम है। ये अधिनियम आगे चल के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करेगा, और जब ये बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करेगा ना, तो उनका उल्लेख वो पहले ही कर देता है कि बाबू अगर इस अधिनियम में आगे मैंने कहीं ये शब्द लिख रखा हो उसका मतलब ये होगा। समझ रहे हो? तो इसमें बच्चे क्या है, सबसे पहले विज्ञापन दिया गया है। ठीक है, तो अच्छा सेक्शन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं दे आर कॉल्ड सब सेक्शंस। तो इसके सब सेक्शन आपको देखने को मिलता है धारा 2 का ए, 2A, धारा 2A, धारा 2A आपको देखने को मिलता है। 2A, 2A किस बारे में बात करेगा? सेक्शन 2A किस बारे में बात करेगा? सर जी 2A जो बात करता है वो बात करता है विज्ञापन के बारे में। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट क्या है? एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करता है। एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करता है। अब एडवर्टाइजमेंट क्या है या विज्ञापन क्या है, तो इस बारे में समझिएगा। किसी भी माध्यम से लोगों तक जानकारी का पहुंचाया जाना यह एडवर्टाइजमेंट है, बट ये हमारे सेक्शन में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। सेक्शन में ये नहीं लिखा हुआ, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। किसी भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाना, लोगों तक जानकारी पहुंचाना, तक जानकारी पहुंचाना, जानकारी पहुंचाना, किसी भी माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाना। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? टू टू send information, to send information, information to peoples in any medium, to peoples in any medium, in any medium, लोगों तक किसी भी माध्यम से जानकारी पहुंचाना एडवर्टाइजमेंट है। किसी भी प्रकार से आप जानकारी पहुंचा लीजिए। अब बाबू ये बात आती है कि किस माध्यम से पहुंचा ले, तो इसको थोड़ा समझिएगा कि भाई यह आप क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, वो समझिए। सूचना, परिपत्र, रैपर, लेबल। सूचना, परिपत्र, 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 रैपर, लेबल, लेबल, इनके माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है वो भी जानकारी कंसीडर की जाएगी। रैपर, लेबल, डॉक्यूमेंट, लाइट, स्मोक, डॉक्यूमेंट, लाइट, स्मोक, गैस, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, लाइट, स्मोक, गैस, स्मोक, गैस, दृश्य। ठीक है, किसी भी प्रकार से अगर जानकारी को संचालित किया गया, लोगों के पास तक भेजा गया, इनमें से किसी भी प्रकार से, तो वो विज्ञापन कहलाएगा। अब ये क्या है बाबू, इसको कैसे लिख सकते हैं सर? इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर। ठीक है, कैसे कैसे लिखें इसके? ये इसको क्या बोलेंगे? सूचना है, सूचना को हम क्या बोलेंगे? नोटिस। नोटिस, परिपत्र को लेबर इसमें लिखना है नोटिस, इंग्लिश वाले बच्चे नोटिस। परिपत्र को बोलते हैं सर्क्यूलर, सर्क्यूलर। रैपर को WRAPPER, रैपर। लेबल, लेबल। डॉक्यूमेंट, डॉक्स लिख दिया, डॉक्यूमेंट, डॉक्स लिख दिया है। लाइट, स्मोक। ठीक है, गैस एंड विजुअल्स। ठीक है, ये किसी भी प्रकार से जानकारी दी जाती है। मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, आप इसको एक बार में समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। जैसे कोई भी चित्र है, अब मैं एक महिला को यहां पर इंगित करता हूं, बात को समझना। ये कोई एक रैपर है, ये एक फोटो है, और इसके अंदर कोई महिला बन गई है। इसके अंदर कौन है बाबू? ये कोई महिला है। ठीक है, ये कोई महिला है इसके अंदर। ठीक है, ये कोई महिला है, महिला का फोटो है। ठीक है, तो इनके बाल बना देते हैं महिला जी के। ये कोई महिला है, ठीक है, याद रखना। तो बढ़िया तरीके से फोटो है। ठीक है, चलो सही सा फोटो बनाता हूं महिला का। ठीक है, अब इस फोटो में इन महिला को बहुत ज्यादा मोटा दर्शाया गया, मोटा, और थोड़ा भद्दा दर्शाया गया है, भद्दा। मोटा या भद्दा इन महिला को दर्शाया गया है। अगर आपने इस फोटो को नोटिस के तौर पर कहीं पे चिपका दिया, अगर आपने इस फोटो को सर्कुलर के तौर पर बांट दिया, सर्कुलर भी कागज पे लिखी हुई एक मतलब तरीका होता है,
रैपर की तरह किसी के ऊपर लपेट के दे दिया। रैपर का मतलब होता है जो किसी चीज को ढक रहा हो। किताबों के ऊपर खोल चढ़ाते हो वो रैपर होता है। रैपर पे डाल के ताकि लोगों तक बात पहुंचे। किसी लेबल में लगा दिया, किसी भी चीज के ऊपर चिपका हुआ जो पत्र होता है वो लेबल होता है। डॉक्यूमेंट के तौर पर बांट दिया। लाइट के तौर पर, सर कई बार लाइट भी रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कैसे सर? लाइट से भी कई बार जानकारी को इधर से उधर भेजा जा सकता है। तो लाइट मीडियम भी इसके अंदर यूज किया गया है। जैसे किसी के ऊपर प्रकाश को डालकर सभी को उनकी नजरों में ले आना, ठीक है, पिन लाइट के तौर पर। ठीक है, स्मोक से भी कई बार आइडेंटिफिकेशन, कहीं पर धरना प्रदर्शन के दौरान स्मोक से लोगों को एकत्रित करके उनके बारे में जानकारी देना। गैस भी उसी के अधीन आती है। विजुअल्स यानी फोटो को एक फोन से दूसरे फोन में एज ए विजुअल भेज दिया गया, ठीक है, या विजुअल के बारे में चर्चा कर ली गई, तो वो सब आपका क्या होगा? एक विज्ञापन होगा। ठीक है, अब यह विज्ञापन केवल मैंने इसी के बारे में क्यों बताया? क्योंकि ये एक्ट जो है ना वो इस तरीके अशिष्ट रूपण के बारे में है, तो यहां पर आएगा। ठीक है, ये यहां पर आएगा। तो इस तरीके से ये जो चीज है ये विज्ञापन होगा, यानी जानकारी को एक स्थान से आप दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, यही आपका विजुअल कहलाएगा, यही आपका विज्ञापन कहलाएगा। क्या आप इसको समझ पाए? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लो। आगे हम बढ़ते हैं, आगे डेफिनेशंस को देखते हैं। ठीक है, फटाफट हम बात करते हैं, ठीक है, बिना परेशानी के। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको होगी। वितरण का मतलब होता है, ठीक है, अगली जो डेफिनेशन है फटाफट देखिए, वितरण। ठीक है, वितरण, आगे बढ़ते हैं। ओके, परफेक्ट। अब हम बात करते हैं वो वितरण के बारे में, वितरण के बारे में बात करते हैं। 2 के सी, धारा 2 का सी, धारा 2 का सी, धारा 2 का सी, ये बात करता है किसके बारे में? वितरण के बारे में। 2 बी, बी बी, पहले बी को देखते हैं, बी की बात, देन मैं सी की बात करूंगा। पहले बी को देख लेते हैं, देन हम सी की बात करेंगे। धारा 2 का बी है, ये वितरण की बात करता है। वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन तो आप समझते हो, ठीक है, किसी भी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर बांटा जाना, लोगों को बांटा जाना, वस्तु का लोगों को बांटा जाना, वस्तु को लोगों तक पहुंचाना वितरण कहलाता है। वस्तु या किसी अन्य, वस्तु या किसी, वस्तु या किसी अन्य को, किसी अन्य, ठीक है, अन्य चीज को, अन्य को लोगों तक पहुंचाना, पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, निशुल्क या अन्यथा, निशुल्क या अन्यथा, इसका मतलब क्या है? निशुल्क या अन्यथा, निशुल्क या अन्यथा, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है बाबू? टू सेंड अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, समथिंग इन फ्री, इन फ्री और विद कॉस्ट, और फ्री और विद कॉस्ट। बाबू यहां अन्यथा का मतलब क्या है? कि आप कोई भी चीज किसी व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, अब वो भले ही आप फ्री में पहुंचा रहे हैं, वो भले ही पहुंचाने के लिए आप पैसा ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, राइट? वो भले ही पहुंचा रहे हैं आप फ्री में, वो भले ही आप पहुंचा रहे हैं पैसा लेके, आप कोई चीज को लोगों तक वितरित कर रहे हैं, कोई चीज को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो चीज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। मतलब कोई भी चीज लोगों तक पहुंच रही है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाबू इस पूरे के पूरे अधिनियम की जान स्त्री अशिष्ट क्या है, अशिष्ट रूपण क्या है, इस पूरे अधिनियम की जान है स्त्री अशिष्ट रूपण। ठीक है, फटाफट हम बात करते हैं। ठीक है, स्त्री अशिष्ट रूपण है, ये इस पूरे अधिनियम की जान है। अब अगर आपने ये समझ लिया तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। तैयार हैं आप इसके लिए? आया ना? बोलो हाया ना? तैयार है? बहुत बढ़िया। 2 के सी में क्या है? स्त्री अशिष्ट रूपण। ये बहुत जरूरी होगा, स्त्री अशिष्ट रूपण। स्त्री अशिष्ट रूपण क्या है? इसको बोलते हैं क्या? वुमेन, वुमेन। अशिष्ट का मतलब क्या होगा? कि बाबू जो सही ना हो, ठीक है, सही ना हो, ठीक है, इनडिसेंट, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन। अब ये होता क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, व्हाट डज दैट मीन? चीज का मतलब क्या है? तो इस चीज के मतलब को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। किसी भी स्त्री के रूप, रंग, अंग, या किसी शरीर के अंग, किसी स्त्री के रूप, किसी स्त्री के रूप,
स्त्री के रूप, रंग या शरीर के अंग, शरीर के अंग, शरीर के अंग, ठीक है, शरीर के अंग का यहां पर प्रदर्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या उस स्त्री की आकृति को इस प्रकार से दर्शाया जाए, शरीर के अंग या स्त्री की आकृति को, स्त्री की आकृति को इस प्रकार दर्शाया जाए कि, को इस प्रकार दर्शाया जाए कि, इस प्रकार दर्शाया जाए कि, दर्शाया जाए कि पहला पॉइंट इसमें बने कि, ऐसे ही लिखना है क्या, कि हाँ सेम डिट्टो ऐसे ही लिखना है, वह अशिष्ट हो, ठीक है, वह अशिष्ट हो, वह अशिष्ट हो। अब इसको कैसे लिखेंगे, समथिंग वह अशिष्ट हो, यानी अशिष्ट का मतलब क्या हो गया बच्चे, इंडिसेंट हो, इंडिसेंट हो, वल्गर हो, वल्गर हो, वल्गर हो, इंडिसेंट हो, वल्गर हो। दूसरा, वह स्त्री की गरिमा के लिए सही न हो, स्त्री की गरिमा के लिए सही ना हो लिख सकते हैं, स्त्री के लिए अपमानजनक हो, निंदनीय हो, स्त्री के लिए अपमानजनक, स्त्रियों के लिए अपमानजनक हो, के लिए अपमानजनक हो, अपमानजनक हो, अपमानजनक हो, समाज में निंदनीय हो, समाज में निंदनीय हो, ये ऐसे लिखना है, समाज में निंदनीय हो, में निंदनीय हो, निंदनीय हो, इंसल्टिंग हो या इनअप्रोप्रिएट हो, इसको बोलते हैं इंसल्टिंग हो या इनअप्रोप्रिएट हो, इनअप्रोप्रिएट हो, ठीक है, याद रखना। मतलब इसको कैसे आप समझेंगे, मतलब पूरा संपूर्ण तौर पर इसको कैसे आप समझेंगे, देखो अब कोई भी महिला है, इसकी सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट हो जाए, इसकी सार्वजनिक नैतिकता भ्रष्ट हो जाए पूरी तरीके से, याद रखना, या दुष्प्रभावित हो जाए, ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश में पहले लिख लीजिएगा, व्हेन अ वुमन, ठीक है, अ वन वुमन बॉडी, ठीक है, या कलर एंड स्ट्रक्चर shown in a way, shown in a such way that, shown in a such way that, that इंग्लिश में आप लिख लेना, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मैंने, that is indecent, that is insulting, that is inappropriate, ये चीज यहां पर आएगी, ठीक है। चलो अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, हमने किसी ऐसे चित्र को लिखा, ठीक है, ऐसा प्रदर्शन, इसको मैं एक अदर डेफिनेशन में दे रहा हूं, अदर डेफिनेशन में दे रहा हूं, या फिर इसमें आप नैतिकता समझना, ठीक है, जब इसका ऐसा दुष्प्रभाव निकल कर आए, ठीक है, इस प्रकार के रूपण से, इस प्रकार के रूपण से महिला की सार्वजनिक नैतिकता भ्रष्ट हो जाए, महिला की सार्वजनिक नैतिकता, महिला की सार्वजनिक नैतिकता, सार्वजनिक नैतिकता, सार्वजनिक नैतिकता तथा सार्वजनिक नैतिकता तथा जो महिला की सार्वजनिक नैतिकता है, जो उसकी ड्यूटीज है, सार्वजनिक नैतिकता है, वह भ्रष्ट और दुष्प्रभावित हो जाए, नैतिकता, ठीक है, तथा सम्मान, ठीक है, भ्रष्ट व अखंडित हो जाए, और खंडित हो जाए, खंडित हो जाए। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, समथिंग दैट इंपैक्ट, समथिंग दैट इंपैक्ट वुमेन आइडल्स, आइडल एंड ओनर, ओनर। मैं ये बात आपको पहले ही बता चुका हूं कि लॉज हमारे मेजरली इंग्लिश में बने हुए हैं, इस वजह से इंग्लिश में बहुत आसान भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। बेटा दरोगा बना दूंगा उड़े, ठीक है, बात को ध्यान से, मेरी बात ने बहुत ध्यान से सुनो, थ्योरी की क्लास है अभी, इसके बाद जब क्वेश्चंस आएंगे तो एक एक क्वेश्चन को कर पाओगे, यहां मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अब इसका ना एग्जांपल के थ्रू आप सारा समझ जाओगे, बहुत छोटा सा एक्ट है ये, बहुत छोटा सा एक्ट है। हर एक बच्चा पहले फटाफट से कमेंट करके बताए क्या ये समझ में आया। मतलब बात क्या है कि हमने मान के चलो कि किसी महिला को ऐसे बना दिया,
ठीक है, कोई यहां पे फोटो मैंने बना दिया, अब यहां पे एक महिला मैंने बना दी, ठीक है, ये कोई महिला बना दी, यहां मैंने एक पुरुष बना दिया, ठीक है, ये मैंने पुरुष बना दिया, और ये आपस में मान के चलिए अगर ये किस कर रहे हैं, तो ये जो महिला है अगर ये फोटो वायरल हो जाए तो क्या इस महिला की कोई इज्जत समाज में रहेगी? अगर ये अविवाहित है और ये जो पुरुष है ये इसके संबंध में नहीं था, तो क्या यह महिला की इज्जत समाज में बचेगी? ये इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। बात आई समझ में? यही तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यही तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, यस, यही इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, याद रखना। ठीक है, चलिए, तो यही इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, जी हाँ, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये बात आपको क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं धारा, एक और डेफिनेशन है, लेबल की डेफिनेशन है। लेबल आखिरकार क्या होता है? तो बहुत सारे लोग अलग अलग लेबल मानते हैं कि लेबल ब्लैक, लेबल ग्रीन, लेबल रेड, लेबल ब्लू है। वो वाले लेबल की बात नहीं कर रहा मैं, हमें दूसरे लेबल की बात कर रहा हूं। लेबल की डेफिनेशन समझ लीजिए, धारा 2 का डी, लेबल क्या होता है? व्हाट इज लेबल? लेबल क्या होता है? लेबल क्या होता है? लेबल समझिए। तो लेबल को बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें, लेबल को बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। किसी पैकेज पर दिखाई या चिपकाई गई कोई भी वस्तु, किसी पैकेज पर, किसी पैकेज पर दिखाई गई कोई भी वस्तु, दिखाई या चिपकाई गई वस्तु, या चिपकाई गई वस्तु, चिपकाई गई जो वस्तु होती है वो इस प्रकार से होती है, दिखाई गई वस्तु या चिपकाई गई वस्तु। अब वो भले ही यहां पर चिपकाई गई हो, वो भले ही चिपकाई हो, संपादित हो, संपादित हो, वो लेबल में आएगी। या तो भले ही वो चिपकाई हो, भले ही वो संपादित हो, या वो लिखी गई हो, वो लेबल होगा। ठीक है, जो पैकेजिंग पर, ठीक है, या लिखी हो, वो लेबल होगा। ठीक है, जैसे मान के चले मैंने यहां पे एक बॉक्स बनाया, ठीक है, लेट सपोज मैंने यहां पे कोई बॉक्स बनाया आपका, ठीक है, ये इस प्रकार से कोई बॉक्स है, यहां पर ये बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। इस बॉक्स के ऊपर इस प्रकार से मैं इस पर कुछ चिपकाता हूं तो वो लेबल है। बहुत बहुत ही साधारण एग्जांपल, मतलब मेरे फोन पे तो नहीं है, आपके फोन के पीछे जो चिट लगी रहती है वो लेबल है। लेबल है, फोन के पीछे आते हैं ना, जो फोन के जस्ट पीछे जो चिट सी चिपकी रहती है, जो यहां पे मतलब जैसे चिपकी रहती है यहां पे, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड लेबल, वो लेबल कहलाता है। समझ में आई बात? जी हाँ, ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, धारा 3 की तरफ चलते हैं। धारा 3 की तरफ, धारा 3 इसी से रिलेट करेगी। अब यहां स्त्री के अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, धारा 3 पे हम चलते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक, धारा 3, बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करना। धारा 3, धारा 3 सेक्शन 3, स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक। स्त्री का अशिष्ट, अशिष्ट रूपण करने वाले प्रतिबंधों पर रोक। अशिष्ट, स्त्री का अशिष्ट रूपण करने वाले विज्ञापनों पर रोक। विज्ञापनों पर रोक, फटाफट बताओ क्या है इसका मतलब? विज्ञापनों पर रोक, इसका मतलब होगा प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ इनडिसेंट एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं विज्ञापनों पर रोक होगी। कोई भी व्यक्ति है ना विज्ञापन बनाएगा, ना विज्ञापन बनवाएगा, ना प्रकाशित करेगा, ना प्रदर्शित करेगा। मतलब 4 प्रकार की रोक है, ना बनाएगा, बनाएगा, ठीक है, कांट प्रोड्यूस, कांट प्रोड्यूस, ना बनाएगा, ना बनवाएगा, ना बनवाएगा, कांट गेट प्रोड्यूस्ड, कांट गेट प्रोड्यूस, ना संपादित करेगा, कांट पब्लिश, ना संपादित करेगा, ना संपादित, कांट, ठीक है, कैन नॉट, संपादित करने का मतलब होता है पब्लिश, कैन नॉट पब्लिश एंड कैन नॉट, और ना ही बाबू ना संपादित करेगा, ना बनवाएगा, ना बनाएगा, और ना ही ये जो व्यक्ति होगा ना, लास्ट पॉइंट है इसमें कि ना ही वो उसको प्रदर्शित करेगा। कैन नॉट प्रदर्शित,
कैन नॉट रिप्रेजेंट, कांट रिप्रेजेंट, 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 नॉट रिप्रेजेंट, वो प्रदर्शित भी उसको नहीं कर सकता। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। धारा 3 सेक्शन 3 आपको ये देखने को मिलता है। तो बात समझ में आई, तो बात खत्म हुई। अब हम बात करते हैं सेक्शन 4 के बारे में। ठीक है, सेक्शन 4 के बारे में हम बात करते हैं बेसिकली, फटाफट समझिए। सेक्शन 4 के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, बिना परेशानी के आप बताइए, अगर आपको ये यहां तक समझ में आ गया है तो हम इसके बारे में आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। फटाफट बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? अगर यहां तक दिक्कत है तो फटाफट बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं बिना परेशानी के, बिना परेशानी के। फटाफट बताइए। फटाफट बताओ, नोट कर लिया? धारा 4 पे बात करते हैं, दैट इज परफेक्ट। अब धारा 4 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है, आगे हम बात करते हैं धारा 4। लीजिए हेडिंग डालिए अगली। धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 क्या कहती है? धारा 4 सेक्शन 4 क्या कहता है बाबू? फटाफट बताओ, अगर आपको पता है तो फटाफट से बताइए। इसमें संपादन के ऊपर पूरी रोक लगी है और डाक द्वारा भेजने के ऊपर भी पूरी रोक लगी है। ठीक है, संपादन करने पर रोक, पब्लिकेशन करने पर रोक, संपादन पर रोक, वह डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक, वह डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक, भेजे जाने पर रोक, डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक, संपादन पर रोक, व डाक द्वारा भेजे जाने पर रोक। दोनों ही प्रकार से यहां पर रोक लगाई गई है, दोनों ही प्रकार से यहां पर रोक लगाई गई है, फटाफट समझना। ठीक है, चलो फटाफट से लिखिए। ठीक है, बिना परेशानी के लिख लीजिए। ना तो कोई अब उत्पादन करेगा ना करवाएगा, पहला पॉइंट है। अच्छा, इसको लिखेंगे स्टॉपेज ऑन पब्लिसिटी, स्टॉपेज ऑन पब्लिसिटी, ऑन पब्लिसिटी। ठीक है, पब्लिसिटी एंड पब्लिशन, पब्लिशन। ठीक है, पब्लिशन एंड नॉट पोस्टेड, नॉट पोस्टेड, पोस्ट भी नहीं कर सकता। अब बहुत सारे बच्चों को क्या होता है पता है, वो इसको समझ नहीं पाते, 3 और 4 में डिफरेंस नहीं समझ पाते। बाबू तीसरा जो नंबर है वो खाली इसकी पब्लिसिटी कर रहा है, वो फर्रे बांट रहा है, ये फर्रे बना रहा है। तो ना उत्पादित करेगा ना करवाएगा, पहला पॉइंट है। ना उत्पादित करेगा ना कर पाएगा, उत्पादित करेगा ना उत्पादित करेगा ना करवाएगा, ना करवाएगा। नॉट प्रोड्यूस, नीदर प्रोड्यूस नॉर, नीदर प्रोड्यूस, नीदर प्रोड्यूस नॉर गॉट प्रोड्यूस, ना तो बनाएगा ना बनवाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अगला देखना, देखो उत्पादित ना तो करेगा ना करवाएगा, पहला पॉइंट ये क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट आप इसी के अंदर आप लिख लेंगे, ना बेचेगा, ना बेचेगा और ना ही बिचवाएगा। कैन नॉट सेल, कांट सेल, बेच नहीं सकता, कांट सेल, बेचेगा नहीं, ना बेचेगा, ना बेचेगा, ना बांटेगा, फ्री में बांटेगा, ना बांटेगा। कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, ना बांचेगा, ना किराए पर देगा। ठीक है, ना बेचेगा नहीं, ना बांटेगा, ना किराए पर देगा। ठीक है, कैन नॉट लीज, ना किराए पर देगा, किराए पर देगा। और डाक द्वारा भी नहीं भेजेगा, और कैन नॉट पोस्ट, डाक द्वारा भी नहीं भेजेगा, डाक द्वारा भी नहीं भेजेगा, द्वारा नहीं भेजेगा, नहीं भेजेगा। परंतु इसमें कुछ प्रकार की छूटें बनाई गई हैं, परंतु इसके अंदर कुछ प्रकार की छूट है, अपवाद हैं। ठीक है, फटाफट, अपवाद हैं इसके अंदर, कुछ प्रकार के अपवाद आपको देखने को मिलते हैं, अपवाद, कुछ प्रकार के एक्सेप्शन हैं। और वो एक्सेप्शन मुझे बताओगे तुम लोग, वो एक्सेप्शन मैं नहीं बताने वाला, वो बताओगे मुझे तुम। देखो कई बार क्या, मैं बहुत क्लियर बात करता हूं सीधे तौर पर, दो टूक बात करते हैं। कई बार आप देखते हो महिलाओं के जो प्रजनन अंग होते हैं उनको सामाजिक तौर पर प्रदर्शित करना गलत है, अशिष्ट है। महिलाओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि वो प्रजनन अंगों के मतलब आसपास के क्षेत्र को दिखाना भी गलत माना जाएगा? मतलब ये तो बहुत ज्यादा विविड हो गया, बट फिर भी ये एक एग्जैक्ट बात है। ठीक है, प्रजनन अंग मेरा मतलब आप समझते हैं, या प्रजनन से संबंधित अंग भी आप समझते हैं, ये चीज गलत है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्थानों पर इस प्रकार का चित्रण किया जाता है जो शायद सामाजिक तौर पर आप देख सकते हैं। थोड़ी स्पष्ट बात करता हूं। अंबुबाची मेला जहां लगता है असम के अंदर, वहां पर जिन देवी जी की पूजा की जाती है, जिन माता की पूजा की जाती है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वहां पर जो पूजा की जाती है वो महिला प्रजनन अंग है, इनको कहा जाता है, परंतु उनकी पूजा की जाती है। हालांकि सामाजिक तौर पर देखा जाए तो वह अशिष्ट की श्रेणी में भी आएगा, परंतु फिर भी उनकी पूजा की जाती है। इसके पीछे का कारण है क्योंकि वह धार्मिक तौर पर जुड़े हुए हैं। दूसरा, शिक्षा में बायोलॉजी की किताब के अंदर वह चित्रण दिया जाता है, महिलाओं के प्रजनन अंग का भी चित्रण दिया जाता है, ठीक है, और महिलाओं के जो शरीर का जो ऊर्ध्व भाग है इसका चित्रण भी दिया जाता है। अशिष्ट तो वो भी है, तो उसका चित्रण क्यों किया जाता है? क्योंकि यह अपवाद में आता है। ठीक है, चलिए। एक बच्चा कह रहा है सर नोट्स बनाना जरूरी है। बाबू इनसे सब इंस्पेक्टर बन के क्या करोगे? घर पे भी तो अच्छे ही लग रहे हो तुम। सब इंस्पेक्टर बनना जरूरी है? सर समाज में इज्जत का ख्याल है तो नोट्स करो ना भाई। ठीक है, चलिए। तो इसमें आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे धार्मिक रिलीजियस एक्सेप्शन है। अगर कोई रिलीजियस पर्पज से यूज हो रहा है तो यूज हो सकता है। कल्चरल मतलब ये एजुकेशनल है, एजुकेशन में कल्चर आ जाएगी। एजुकेशनल है, एजुकेशनल है यानी शिक्षा संबंधी कुछ है तो अपवाद में आएगा। इसी में कल्चरल भी आप लिख लीजिए। सांस्कृतिक चीजें भी इसके अंदर शामिल नहीं होंगी, सांस्कृतिक तौर पर भी इसको अलग रखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। जैसे खुजराहो के मंदिर है, वहां पर भी वतस्यान की जो एक किताब है कामसूत्रा, जिसके अंदर महिला व पुरुष के मध्य संभोग के बहुत सारे चित्रण किए गए हैं, उन मंदिरों पर किए जाते हैं। वो भले ही इंडिसेंट हो सकते हैं परंतु वह सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर जरूरी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी जो आपको यहां समझनी होगी कि सर आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो? भैया कल को मेरी नजरों में तुम बनोगे दरोगा, तो तुम ऐसे शर्माओगे? अरे नहीं नहीं, अरे मैं नहीं बोल सकता ऐसे, ऐसे थोड़ी शर्माओगे तुम। सीधा कहोगे हाँ क्या हुआ है, किस तरीके का चित्रण है, क्या जरूरत थी, क्यों रखा है ये। एटीट्यूड अभी से डेवलप करो। इतना मत कर लेना पता लगा लाइब्रेरी में साइड वाले में जड़ दो, ऐसे इतना मत करना भाई। अभी अपने अंदर रहो सब इंस्पेक्टर। पेपर के बाद बाहर निकालना सब इंस्पेक्टर को, पहले बना लो, सब इंस्पेक्टर बन जाओ पूरे। कागज देख के हाँ क्या है ये, कौन सी चार्जशीट है, कौन सी धारा के अंदर ये मुकदमा है। तुम मतलब कई बार कहते हैं ना कि अभी अगर कोई सब इंस्पेक्टर आ जाए तो ही हंस के खड़े हो जाओगे, ऐसे खड़े नहीं होना। क्यों आए हो आप, कारण क्या है, किस धारा के अधीन मुझे अरेस्ट कर रहे हो? संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय है, जुडिशरी से परमिशन ली, किस जज ने परमिशन दी तुम्हें? तो दैट बिकम अ एटीट्यूड। ये कब आएगा? जब आपके पास इतना ज्ञान होगा। ज्ञान ही नहीं है, हंसते जा रहे हो ही, ठीक है, तो उससे क्या ही होगा। ठीक है, तो उस चीज को भी थोड़ा सा समझिए और बात को समझने की कोशिश कीजिए। राइट, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत मारूंगा, ठीक है, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। आगे बढ़ो, सेक्शन 5 पे आ जाओ। सेक्शन 4 खत्म हुआ, 5 पे आ जाओ। सेक्शन 5, सेक्शन 5 पे आ जाइए। सेक्शन 5, सेक्शन 5 धारा 5, थोड़ा तेज करो। धारा 5 क्वेश्चन भी कराने हैं आपको, धारा 5 पे आई। धारा 5 किस बारे में बात करती है? सब धारा 5 स्पष्ट तौर पर एक ही बात करती है कि प्रवेश करने वाले व तलाशी लेने वाले की शक्ति कौन से होंगी। प्रवेश करने वाले व तलाशी लेने वाले की शक्ति कौन होंगे? प्रवेश करने व तलाशी लेने की शक्ति, प्रवेश करने व तलाशी लेने की शक्ति, तलाशी की शक्ति, तलाशी की शक्ति, की शक्ति इसमें पावर, पावर टू, पावर टू सर्च, पावर टू सर्च एंड एंटर, एंट्रेंस एट प्लेसेस। कुछ जगह पे, जैसे मान के चलो सामने वाले घर में आपको पता लगे कुछ इस प्रकार का चित्रण है कि आप वहां जा सकते हो, उसको समझना। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इसके अंदर कोई भी गजेटेड ऑफिसर ही जा सकता है, ओनली राजपत्रित अधिकारी, ओनली राजपत्रित अधिकारी ही जा सकता है, ओनली राजपत्रित अधिकारी ही जा सकता है, ओनली एक गजेटेड ऑफिसर ही जा सकता है, गेजेटेड ऑफिसर ही जा सकता है, गेजेटेड ऑफिसर ही जा सकता है। सर हम कल को सब इंस्पेक्टर बनेंगे, क्या हम जा सकते हैं? नहीं। तुम गजेटेड ऑफिसर के साथ जा सकते हो परंतु आप ऐसे नहीं जा सकते। और गजेटेड ऑफिसर के लिए भी यहां पर क्या लगेगा? सर वारंट लगेगा, वारंट लगेगा, वारंट आवश्यक है।
वारंट आवश्यक है, वारंट इज नेसेसरी। वारंट क्या होता है? वारंट एक सरकारी आदेश होता है। वारंट क्या होता है बच्चे? एक सरकारी आदेश होता है, यही सरकारी आदेश है। ठीक है, आप सब इंस्पेक्टर भी बन जाओगे तो भी एंट्री नहीं ले सकते। राजपत्रित अधिकारी चाहिए जिसका जो जिक्रा है वो हमारे गजट में किया जाता हो, वह राजपत्रित अधिकारी कहलाता है। ठीक है, चलिए, राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी। ग्रेड पे 4800 होता है इसका। ठीक है, इसका ग्रेड पे 4800 होता है गजेटेड ऑफिसर का। क्या क्या शक्तियां इनको प्राप्त होंगी? प्रवेश करने की, तलाशी लेने की, प्रवेश करने की। ठीक है, ये सर्च कर सकते हैं, मतलब एंटर कर सकते हैं, एंटर की पावर है इनके पास, एंट्रेंस, एंट्रेंस। ठीक है, तलाशी की है, सर्च, तलाशी की है, सर्च की है, सर्च कर सकते हैं, सर्च की पावर इनके पास है। सामग्री को जब्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिकॉर्ड या दस्तावेज है साक्ष्य के तौर पर जब्त कर सकते हैं। सामग्री, सामग्री, जितनी भी सामग्री वहां पाई गई है, सामग्री, सामग्री को जब्त कर सकते हैं, सामग्री को जब्त, सामग्री जब्त। ठीक है, जितना भी वहां प्रोडक्ट पाया गया है, प्रोडक्ट कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जितना भी वहां पर सबूत पाए गए हैं, ठीक है, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को सबूत के तौर पर जब्त, दस्तावेजों को सबूत के तौर पर जब्त, तौर पर जब्त, तौर पर जब्त कर सकते हैं, जब्त। ठीक है, सीज ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, सीज ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, सीज ऑफ डॉक्यूमेंट, सीज ऑफ डॉक्यूमेंट, सीज ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को सीज कर सकते हैं। परफेक्टली फाइन। तो मुझे नहीं लगता इसमें धारा 5 में आपको कोई दिक्कत है। धारा 5 है, स्पष्ट है, विशेष है, कोई दिक्कत आई नहीं? सर आगे बढ़िए, अगली धारा की तरफ चलते हैं, अगली धारा की तरफ चलते हैं। ठीक है, धारा की तरफ चलते हैं। अब हम देखते हैं इन लोगों को क्या सजा मिल सकती है। अगर कोई इस प्रकार का कोई भी अपराध करता है, धारा 3 को, धारा 4 को तोड़ता है, वह एडवर्टाइजमेंट करता है, वह पब्लिशन करता है, यानी इसमें वही तो अपराध है, पब्लिशन नहीं करना और उसको बांटना नहीं है। अगर उनको कोई तोड़ता है तो शास्ति क्या है? फटाफट देखो शास्ति क्या है, फटाफट बाबू ध्यान दीजिए, शास्ति क्या है? शास्ति किस प्रकार से है? शास्ति सेक्शन 6 में क्या लिखा हुआ है? वो शास्ति, शास्ति पनिशमेंट। शास्ति क्या है? पनिशमेंट क्या है? शास्ति अर्थात पनिश, PUNI, अरे धत तेरी की, NISH। पनिशमेंट क्या है बाबू? पनिशमेंट क्या है? देखो, पनिशमेंट इसमें ना दो प्रकार से डिस्क्राइब किया गया है। एक पनिशमेंट है अगर आप पहली बार अपराध करते हो, एक पनिशमेंट है अगर आप पुनः अपराध करते हो। पहली बार करते हो 2 साल तक की जेल, 2000 का जुर्माना। पहली बार अगर आपने किया, पहली बार 2 साल तक की जेल, कारावास, कारावास 2 साल तक की जेल, अप टू 2 इयर्स, अप टू 2 इयर्स की जेल आपको हो सकती है। और फाइन कितना है? अप टू 2000, अप टू 2000, या दोनों भी हो सकता है। जी हां, दोनों भी संभव है। इस प्रकार के मामलों में दोनों भी संभव है। लेकिन अगर आप पुनः करते हो, पुनः आप करते हैं, अगेन आपने इस अपराध को, मतलब पनिशमेंट भी क्या, धारा 3 व 4 का उल्लंघन आपने किया, वही पनिशमेंट होगा। धारा 3 और धारा 4 का उल्लंघन, उल्लंघन अगर आपने किया, उल्लंघन आपने किया, यदि if you violate section 3 and section 4, if you violate section 3 and section 4, if you violate section 3 and section 4, section 3 and section 4, अगर आप section 3 या section 4 को तोड़ते हो तो अपराध माना जाएगा। अगली बार करते हो तो भैया जी 6 महीने से लेकर 5 साल की सजा। कारावास कितना होगा? कारावास जेल कितनी हो सकती है आपको? जेल 6 माह से लेकर 6 मंथ से लेकर 5 ईयर, 5 इयर्स तक की सजा हो सकती है। फाइन कितना लग सकता है लल्ला? फाइन सर जी, फाइन 10,000 से लेकर 1 लाख तक। क्या आप करोगे ऐसा कोई काम? देखो, मैं एक बहुत कॉमन सी बात बता रहा हूं। मेरा जो लालन पालन है ना, जो मुझे अपब्रिंगिंग हुई है, तो मेरी मम्मी ने और मेरी दादी ने मुझे मेजर दी पाला है। तो स्त्रियों का सम्मान उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, और वो वास्तविकता में बताता हूं, वो मेरे जीवन के सबसे अच्छी चीजों में से एक है। महिलाओं का सम्मान हमें करना चाहिए। दरअसल हमें जो जन्म मिला है वो महिलाओं की वजह से ही मिला है। सम्मान उनका करना चाहिए, वो हमें समझना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है बाबू, सेक्शन 7 बहुत आसान है, कंपनियों का अपराध है। सेक्शन 7 बहुत जरूरी है। ठीक है, सेक्शन 7 बहुत जरूरी है, धारा 7 है ये।
बहुत जरूरी, कंपनियों द्वारा अपराध है, धारा 7, कंपनियों द्वारा अपराध, कंपनियों द्वारा अपराध, कंपनियों द्वारा अपराध, ठीक है, क्राइम बाय कंपनीज, कोई कंपनी करती है। अब सर हमने ना एक फोटो देखा था किसका, सर वो अंडरवियर के एड्स होते हैं ना उनका, अबे ध्यान से बोलो, देखो कई बार क्या होते हैं, अंडरवेयर या अंडरगारमेंट्स के जो एड होते हैं उस पर महिलाओं का चित्रण किया जाता है। अब खुदा ना खास्ता, मतलब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, खुदा ना खास्ता मतलब किसी भी परिस्थिति में गलती से अगर आपका फोटो वहां आ जाए, मैं महिला के केस की बात कर रहा हूं, पुरुषों की कोई केस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि तुम्हारा फोटो लिया तो तुम्हें तो मजा आ जाएगा, अरे बेटे एप्स बना दिए, नहीं नहीं नहीं, महिलाओं की बात करो। खुदा ना खास्ता किसी महिला का फोटो, या तो वो मॉडल है तो बात अलग हुई, अगर किसी साधारण महिला का फोटो गलती से कारणवश किसी वजह से छप गया और वो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उतर गया, तो उस महिला के सम्मान को कितनी ठोस पहुंचेगी समझ सकते हो। तो ये किसकी गलती है, किसी कंपनी की गलती होगी, ठीक है, ये किसी कंपनी की गलती होगी, तो उस कंपनी के बारे में यहां पर उल्लेखित किया गया, कंपनी के द्वारा अपराधों को यहां बताया गया है। जो व्यक्ति कंपनी का मालिक हो, ठीक है, जो व्यक्ति कंपनी का मालिक हो या उस समय कंपनी में प्रेजेंट हो वो अपराधी होगा। कंपनी का मालिक, कंपनी का मालिक, मालिक इसमें दोषी होगा, ठीक है, या जिसके द्वारा वह कार्य किया गया, जिसके द्वारा वह कार्य किया गया दोषी होगा, कार्य किया गया उत्तरदायी होंगे, उत्तरदायी होंगे, उत्तरदायी होंगे, ठीक है, वो उत्तरदायी होंगे भाई, इसके लिए याद रखना। दूसरा एक धारा 7A भी होती है, 7A मैं नहीं बताता कभी भी, बट मैं फ्लो में हूं तो मैं 7A भी बता देता हूं। 7A दरअसल क्या है, 7A ना दरअसल शुरुआत में नहीं थी, बाद में ऐड ऑन हुई है, लेटर ऐड है ये, लेटर ऐड, लेटर ऐड है ये, लेटर ऐड। इसमें क्या होता है कि जिसके द्वारा वह कार्य किया गया है, अगर यह बात सत्यापित होती है कि उसी ने यह कार्य किया है, तो कार्यवाही केवल उसी के खिलाफ होगी। ये कंपनी अधिनियम की वजह से इसमें हुआ था, लेटर ऐड का मतलब है बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए, जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई, जिसने कार्य किया है, जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ ही कार्रवाई होगी, के खिलाफ कार्रवाई होगी, कार्रवाई। इसमें कंपनी का जो मालिक है वो बच सकता है, ये किसी अन्य अधिनियम, डेराइव्ड एक्ट होता है, ये डेराइव्ड है, ये डायरेक्टली इसमें नहीं आएगा, अगर आप इसे नोट ना भी करो तो भी चल जाएगा, डेराइव्ड एक्ट है ये, खाली डेराइव्ड एक्ट है ये, खाली इसको नोट करिए। उसके बाद हम अपराधों की प्रवृत्ति की बात करते हैं, 5 मिनट में ये एक्ट खत्म हो जाएगा, सेक्शन 8, 9, 10 एक ही पेज पे आ जाएंगे, बहुत छोटे छोटे से एक्ट हैं, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। अपराध की प्रवृत्ति है और सद्भावना में किया गया कार्य है और इस पर कानून बनाने का अधिकार है, 3 एक्ट रह गए, इसके धारा 3 रह गई, फटाफट बताइए। सर सजा क्या होगी, सजा सेम लागू होगी, पहली बार किसी कंपनी ने किया कारावास, फाइन। अब पता है अगर ऐसे हुआ तो इसमें जो महिला का फोटो छपा हुआ है वो मानहानि भी उस पर दर्ज कर देंगी, तो मानहानि में बहुत सारा पेमेंट और भी मिल जाएगा, ठीक है, प्लस जेल भी हो सकती है 2 साल तक की, ठीक है, इसमें भी कारावास 2 साल की, मानहानि में भी 2 साल की है, ठीक है, वो भी अलग है। अब हम बात करते हैं भाई जी इसके अंदर धारा 8 की, ये नोट कर ले, स्क्रीनशॉट मारो इसका फटाफट, ठीक है। चलो, छवि कुछ और ही कह रही है, छवि का अपना अलग जलवा है, छवि की अलग ही छवि है, वो मजबूत है। धारा 8 की बात करते हैं बाबू, धारा 8 सेक्शन 8, सेक्शन 8 क्या कहता है, अच्छा क्लास को क्यों नहीं लाइक कर रहे हो, अच्छा एक लाइक सेक्शन 8 के नाम पर फटाफट से कर दीजिए, ठीक है, सेक्शन 8 के नाम पर एक लाइक तो बनती है बाबू, बड़े प्यार से, आय हाय, ठीक है ठीक है। यहां पे क्या बताया गया, अपराधों की प्रवृत्ति, अपराधों की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति बताई गई है, अपराधों की प्रवृत्ति, 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 इसका मतलब है नेचर ऑफ क्राइम्स, नेचर ऑफ क्राइम्स, नेचर ऑफ क्राइम्स बताए गए, संज्ञेय होंगे और जमानती होंगे, संज्ञेय और जमानती है, संज्ञेय है, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजिबल है, कॉग्निजिबल है, यानी अगर आप कोई ऐसा अपराध करते हो अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अरेस्ट के लिए नो वारंट, अरेस्ट हो सकते हो आराम से, हंसते हंसते अरेस्ट हो जाओगे, वारंट नहीं चाहिएगा, नो वारंट इज नीडेड। जमानती है, आपको बेल मिल जाएगी बिना कोर्ट जाए, जमानतियां हैं, जमानतियां हैं, जमानतियां हैं, ठीक है, तो बेलेबल है, बेलेबल ऑफेंस है, कैसा ऑफेंस है, बेलेबल है,
आपको जो है कोर्ट में सिर्फ मतलब आपका केस आने से पहले भी आपको बेल मिल सकती है। मान के चलो आपसे कह दिया कि आपकी सुनवाई 6 दिन बाद होगी, तो 6 दिन पहले आप बेल ले सकते हो, बेलेबल है। 6 दिन पहले आप बेल ले सकते हो, बेलेबल है। धारा 9, धारा 9 बहुत बढ़िया है। धारा 9 सेक्शन 9 है बाबू, सेक्शन 9। सेक्शन 9 को हम किस प्रकार से याद रखते हैं? सेक्शन 9 को बहुत ध्यानपूर्वक याद रखते हैं बाबू, सेक्शन 9 को, ठीक है। और सेक्शन 9 का मतलब क्या होता है? सद्भावना में किया गया कार्य राज्य सरकार या पुलिस या पुलिस, भाई मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुना करो थम, ठीक है ना? बेरा भी ना पाटेगा, ईशा एक्ट आ जाएगा पेपर में, फिर दिक्कत होगी तुम्हें। लेकिन जो इब मैं पढ़ाने लाग रहा हूं, ये सारे के सारे अधिनियम वो हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक एक को बहुत ज्यादा एलेबोरेट करके बता रहा हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से बात सुनो। राज्य सरकार या पुलिस द्वारा सद्भावना में किए गए कार्यों पर, सद्भावना में किए गए कार्यों पर, किए गए कार्यों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। किए गए कार्यों पर, किए गए कार्यों पर कोई कार्यवाही नहीं, कार्यों पर कार्यवाही नहीं होगी, कार्यवाही नहीं होगी। नो एक्शन, नो एक्शन फॉर वर्क्स बाय, नो एक्शन फॉर वर्क्स बाय state government, state government and police, police, ठीक है, and police in public interest. No action for works by state government and police in public interest. Interest. अगर पब्लिक इंटरेस्ट में इन्होंने कोई काम किया तो वो गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई खंबा है और खंबे के ऊपर किसी ने फोटो टांग रखा है किसी महिला का, उसमें अशिष्ट रूपण हो रहा है, मतलब बहुत एग्जाम्पल तगड़ा ही दे दूं कुछ, समझो। देखो, महिलाओं के जो अंडरगारमेंट्स के ऐड होते हैं, आते हैं, जी हाँ, अगर उसको किसी मतलब जो बच्चे होते हैं पहली से छठवीं तक की जो कक्षा होती है, उस स्कूल के सामने बड़े से बैनर पर अगर उसका इस प्रकार का चित्रण किया जाए, क्या वह उन छात्रों के लिए शिष्ट है? क्या वह ऐसी चीज है जो वो छात्र देखें? नहीं। पुलिस आई और पुलिस ने उनको उतार दिया, क्या कोई उनके खिलाफ कार्रवाई करा सकता है? नहीं करा सकता। ये एक सामाजिक कार्य है, उन्होंने सद्भावना में इस कार्य को किया है, ये सही है, ठीक है? याद रखना, बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखना, बहुत जरूरी है ये। सेक्शन 10, सेक्शन 10 है बच्चे, ठीक है? सेक्शन 10, सेक्शन 9, 10 का मतलब धारा 10। धारा 10 की हम बात करते हैं, किसकी बाबू? धारा 10 की हम बात करते हैं, बिना परेशानी के समझिए, ठीक है? चलो, धारा 10, धारा 10 की हम बात करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात को समझना। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का, यह सेंट्रल गवर्नमेंट का, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, के अधीन है। दिस इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, दिस इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी केंद्र सरकार होती है ना, वो इसके ऊपर कानून बना सकती है। यहां आपके सारे के सारे सेक्शन खत्म होते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्या क्वेश्चंस के लिए आप तैयार हैं? फटाफट बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नियम बनाने की शक्ति है, दिस द, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, दिस इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके ऊपर कानून बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट इसके ऊपर कानून नहीं बना सकती, ठीक है? चलिए फटाफट बताइए। अरे बताओ जी, तैयार हैं क्वेश्चंस के लिए? एक बार ताबड़तोड़ बता दीजिए, समझ में आया? ठीक है, फटाफट बताइए, समझ में आया तो ताबड़तोड़ तरीके से कमेंटों में भूचाल लगा दीजिए, कमेंटों में इतना फ्रिक्शन बना दीजिए कि आग लग जाए कमेंट बॉक्स में, फटाफट। ठीक है, चलिए, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन फेंके जाएं। ठीक है, अब मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार हैं, ठीक है? ठीक है, चलो, तगड़े तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं मैटर को, आगे बढ़ा रहे हैं मैटर को, नोट कर दिया है, आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, मेरी बात को समझना, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से इसको रेगुलरली लूं, तो आप कमेंट में जरूर लिखना कि सर रेगुलर ही रहने दीजिए। और अगर आप मुझसे इस तरीके की जीएस ही चाहते हैं, कंप्लीट जीएस चाहते हैं, क्योंकि मैं जीएस पढ़ाता ही हूँ, पॉलिटी हिस्ट्री आपने मुझसे पढ़ी है, पॉलिटी मुझसे पढ़ी है, आपने हिस्ट्री मुझसे पढ़ी है, ठीक है? आप स्टैटिक मुझसे पढ़ चुके हैं, स्टैटिक मुझसे पढ़ चुके हैं। बाकी कंप्लीट जीएस भी अगर आप चाहते हैं, मैं यहाँ पर लेकर आऊँ यूपीएसआई के लिए, कंप्लीट जीएस यूपीएसआई के लिए, तो आप मुझे बता देना, कंप्लीट जीएस भी मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा आपके लिए। तो वो ना, वो आप क्या करना, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, पर्सनली उनके लिए मैसेज है, जरूर एक कमेंट जरूर करना, ठीक है? प्यार से। और मैं आपको बता दूं, मेरी वर्तमान में 3 किताबें आ रही हैं,
पॉलिटी वाइज जीत राना आ रही है, हिस्ट्री वाइज जीत राना आ रही है, स्टैटिक जीके भी मेरी आ रही है, जो एकदम कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड होगी। ठीक है, तो जो बच्चे बार बार किताब का पूछते हैं, हालांकि मैं अभी भी कह रहा हूं आपको किताब की जरूरत नहीं है। अगर आप किताब चाहते तो इस तरीके की पॉलिटी की किताब, ठीक है, इस तरीके की आपकी हिस्ट्री की और स्टैटिक जीके की सबकी किताब आ रही है मेरी। ठीक है, और वो जो है राकेश यादव सर, जो है राकेश यादव सर, उन्हीं के साथ जो है चीजें मेरी आती हैं, उन्हीं के साथ आ रही हैं। ठीक है, तो राकेश सर के साथ ही इन चीजों को लेके आया जा रहा है ताकि आपके बेटरमेंट में वो रहे। ठीक है, तो बताइएगा जरूर। ठीक है, ये बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के बारे में। ये लीजिए, क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़। सवालों में अगर एक भी गलती हुई तो बहुत झाम तार दूंगा, मेरा बाटेगा फिर तो मैं सब इंस्पेक्टर किसने कहा करे हैं। ठीक है, तो फटाफट मुझे बताइए चीजें किस तरीके की हैं। ठीक है, चलो। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बताओ, उद्देश्य क्या था? विज्ञापनों के माध्यम से महिलाओं के अभद्र चित्रण को प्रतिबंधित करना, प्रकाशन के माध्यम से महिलाओं के अभद्र चित्रण को प्रतिबंधित करना, बोथ या फिर नन या फिर ओनली वन? फटाफट बताइए तगड़े तरीके से। कब तक आएगी बुक? 25 डेज में आ जाएगी बुक, पॉलिटी की एक हफ्ता में आ जाएगी। फटाफट बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। धारा कौन सी है इसके लिए? सर ये धारा 3 है, ये धारा 3 में प्रतिबंधित किया गया है, धारा 3, ये धारा 4 है। और करेक्ट आंसर बोथ 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 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, पोल भी चाहिए क्या? ठीक है, लाइव बच्चों का कुछ तो होना चाहिए, पोल भी होना चाहिए। अब हर एक सवाल सही होते ही लाइक जरूर करना है आपको। ये लीजिए अगला सवाल, ताबड़तोड़ फेंक के मारा है, ये तो हो गया। चलो यार, ये क्या बात हुई। ये लीजिए अगला सवाल, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम महिलाओं के अभद्र चित्रण को प्रतिबंधित करने के लिए किस चीज पर प्रतिबंधित करता है? फटाफट बताइए। ऑप्शंस के पोल आपके सामने हैं, पोल के हिसाब से भी आंसर आप कर सकते हैं, पोल के हिसाब से भी आंसर आप कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब तो आपको कर ही लिया होगा आपने, अभी तक नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब मूल विधि के नाम। ठीक है, सब इंस्पेक्टर बनने के नाम एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, खैर अगर मैं बात करूं यहां पर जो महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम का अभद्र चित्रण को प्रतिबंधित किया गया है, जो पोल आपके सामने उसमें आप आंसर कर रहे हैं। विज्ञापनों के माध्यम से, हाँ जी सर, धारा 3 में बताया गया। प्रकाशनीय लेखन के माध्यम से, सेक्शन 1 में प्रकाशन माध्यम को दर्शाया गया है। पेंटिंग, आंकड़े, किसी अन्य तरीके, किसी भी प्रकार से गलत है मतलब गलत है, किसी भी प्रकार से गलत है मतलब गलत है। तो जितने भी छात्रों ने आंसर दिया दैट इज वेरी परफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 कहां तक फैला हुआ है? इसका विस्तार क्षेत्र कितना है? इसका विस्तार क्षेत्र कितना है? फटाफट बताइए, विस्तार क्षेत्र कितना है? बताओ फटाफट से, विस्तार क्षेत्र कितना है बताइए। इसका विस्तार क्षेत्र आपको कितना देखने को मिलता है? सर विस्तार क्षेत्र इसका देखने को मिलता है वूल इंडिया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत, संपूर्ण भारत, वूल इंडिया एक्सेप्ट ट्राइबल एरिया ऑफ असम, ट्राइबल एरिया ऑफ उड़ीसा। बताइए कहां तक इसका जो विस्तार क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है? इसका विस्तार क्षेत्र कहां से कहां तक है? फटाफट बताओ। तो विस्तार क्षेत्र इसका देखने को मिलता है संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत, वोल ऑफ द इंडिया, वोल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। शाबाश, बेहतरीन, ताबड़तोड़। अगला सवाल, ठीक है आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 में निम्नलिखित में से विज्ञापन में क्या शामिल नहीं है? विज्ञापन में क्या शामिल नहीं है? विज्ञापन की जो परिभाषा दी गई है सर वो धारा 2A में दी गई है, विज्ञापन की परिभाषा। तो विज्ञापन की परिभाषा में क्या शामिल नहीं किया था? नोटिस, लेबल, रैपर, नन ऑफ दीज। क्या होगा सर? नोटिस, लेबल, रैपर और क्यूरिकुलम यानी कि जो प्रतिसूचना पत्र होता है वो भी शामिल था। गैस, लाइट, विजुअल, ये सब कुछ शामिल था। तो कहने की बात है लल्ला कि नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सब शामिल है। अरे सब शामिल है भैया, सब शामिल है। ये क्या बात है? सी क्यों कर रहे हो? सब शामिल है, ये नन ऑफ दीज होगा। अगला सवाल, महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत धाराओं की कुल संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपको कितने देखने को मिलते हैं? टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपको कितने देखने को मिलते हैं? फटाफट बताओ, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपको कितने देखने को मिलते हैं? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस बताइए, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस बताइए, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। ठीक है, चलो, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपको 10 देखने को मिलते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन बाबू इसमें कितने देखने को मिलते हैं? 10 टोटल नंबर ऑफ सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। अगला सवाल, महिलाओं के अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के तहत दंडनीय अपराध किस प्रकार का अपराध है ये? ठीक है, किस प्रकार का अपराध है? अपराध की प्रवृत्ति के बारे में पूछा जा रहा है। अपराध की प्रवृत्ति कैसी है? फटाफट बताइए। सेक्शन 8 पूछ रहा है लल्ला, सेक्शन 8 पूछ रहा है, सेक्शन 8 पूछने लाग रहा है। उड़े कुणसा पूछा है भाई, सेक्शन 8 पूछने लाग रहा है। तो बताओ ये कुणसा अपराध है? ये नॉन बेलेबल है, बेलेबल है, किसा है? वो बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, या नन ऑफ दीज? बताओ।
फटाफट बताइए, जानवी आंसर करो। अगर मैं इसकी बात करूं तो भैया जी ये जमानतीय है और संज्ञेय है, सेक्शन 8 में यही बात लिखी हुई है, दिस इज जमानतीय एंड संज्ञेय, दैट इज वेरी गुड, परफेक्ट। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार यदि किसी कंपनी के अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से अपराध किया जाता है तो किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा? बहुत समझना, कंपनी के अधिकारी की सहमति से और मिलीभगत से अपराध किया जाता है तो उत्तरदायी कौन होगा? कंपनी के अधिकारी की सहमति से या मिलीभगत से कोई अपराध किया जाता है तो इसमें उत्तरदायी कौन होगा? ठीक है, फटाफट बताइए। ठीक है, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है, उत्तरदायी कौन होगा ये मुझे बताइए। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं कि कमेंट, ये जो लाइक है हमारी वो 650 पड़ी है, अरे 700 कर दो इन्हें, तो तुम्हारा एक लाइक 700 लाइक कर सकता है। अच्छा, ओनली द कंपनी, ओनली द ऑफिसर इन्वॉल्व, बोथ द कंपनी एंड द ऑफिसर इन्वॉल्व। देखो बात को समझना, इसमें सी नहीं होगा बाबू, इसमें सी नहीं होगा। दरअसल इसके अंदर हमें क्या देखना है कि कंपनी के अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से हो रहा है, इसमें कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी, इसमें ये जो अधिकारी है वो जिम्मेदार होगा। 7(2) की बात की जा रही है, 7(2) के अनुसार केवल जिम्मेदार कौन होगा बाबू? ओनली द ऑफिसर इन्वॉल्व। अगर यहां धारा 7(2) ना दी होती, अगर सिर्फ धारा 7 होती, अगर सिर्फ धारा 7 होती देन बोथ होता, बट बाबू धारा 7(2) के अनुसार स्पेशल केस क्रिएट होता है और इसमें केवल कौन मिला हुआ होगा? ओनली द ऑफिसर इन्वॉल्व। अगर धारा 7 होती तो बोथ होता, बट क्योंकि यह एक स्पेशल केस है इसलिए इसके अंदर केवल व्यक्ति होगा जो अधिकारी है। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध अधिनियम 1986 के तहत अपराध के लिए सजा क्या है? बताओ जी, अपराध के लिए सजा क्या है? 2 साल तक की कैद और 2000 रुपए तक जुर्माना, ठीक है, 1 साल तक की कैद और 20,000 रुपए तक जुर्माना। सर 20,000 तो हमने आज तक नहीं पढ़ा, तो 50,000 भी नहीं पढ़ा हमने, तो 10,000 तो हमने पढ़ा है। 2 साल तक की सजा, 10,000 का जुर्माना। बताओ, आप ही बताओ, मैं क्या ही बताऊं अब आपसे, आप इतने समझदार हो, अब मैं आपसे क्या ही बताऊं, इतने बढ़िया क्यूट बच्चे हैं आप। करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ए 2 साल तक की कैद और 2,000 रुपए तक का जुर्माना। ये पहली बार किया गया अपराध है तब है। अगर अपराध रिपीट हो जाए तो सजा चेंज हो जाएगी, 6 माह से लेकर 5 साल तक पहुंच जाएगी, 10,000 से लेकर लाख रुपए तक पहुंच जाएगा। महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति किसके पास है? हु कैन एंटर इन द प्रेमिसेस? प्रेमिसेस में कौन एंट्री ले सकता है, या प्रेमिसेस में कौन एंट्री ले सकता है? ठीक है, ये लीजिए आपके सामने एक और पोल, लाइव आने का ये होता है रुतबा। लीजिए आपके सामने पोल, और पोल में कीजिए आंसर, पोल में कीजिए आंसर फटाफट से, फटाफट पोल में कीजिए आंसर। पूछा क्या जा रहा है? महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति किसके पास है? मैं कुछ क्या ही बोलूं, अब मैं, अब आंसर देंगे आप खुद। समझदार हैं आप, अब आप समझदार हो चुके हैं, इतने समझदार कि आप अब सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इस अधिनियम से रिलेटेड बातें अब आपको इतनी पता लग गई हैं कि अब आप खुल के खेलोगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? सर केवल गजेटेड ऑफिसर ही इस प्रकार से कोई कार्य कर सकता है, और यह बात हमें धारा कौन सी में बताई गई है? गजेटेड ऑफिसर के द्वारा इस प्रकार से प्रवेश लिया जाना हमें कहां बताई गई है? धारा, ये धारा 5 में बताई गई है। ठीक है, प्रवेश व तलाशी लेने की शक्ति धारा 5 में बताई गई है। शाबाश, ठीक है, लगभग 67% बच्चों ने आंसर किया है, शाबाश। आगे बढ़िए। महिलाओं के अश्लील रूपण प्रतिशत अधिनियम की धारा 3 या 4 के प्रावधानों के उल्लंघन करने के बाद दूसरी बार या बाद में दोषी पाए जाने पर सजा क्या है? अब कोई व्यक्ति दोषी पाया गया दूसरी बार कोई दोषी पाया जा रहा है, ठीक है, तो ये दरअसल क्या पूछ रहा है? ये सेक्शन 6 का दूसरा हिस्सा पूछ रहा है, सेक्शन 6 टाइप 2 ऑफ पनिशमेंट। कम से कम 3 महीने की सजा नहीं सर, दोबारा वाली बात की गई है, कम से कम 6 महीने की सजा और कारावास कम से कम 10,000। 10,000 का तो मैटर ही नहीं बचा, 15,000, ठीक है, कम से कम 1 वर्ष का कारावास और कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना, कम से कम 2 साल का कारावास, ठीक है, और 20,000 से रुपए। इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, सारे ही ऑप्शन गलत हैं, ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। अगर दूसरी बार या कोई दोषी पाया जाता है, सारे ऑप्शन इसके अंदर गलत किए हुए हैं, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। ठीक है, याद रखना, 6 माह से लेकर 5 ईयर्स, ये ऑप्शंस गलत हैं, रॉन्ग ऑप्शन है। 6 मंथ से लेकर 5 ईयर्स तक का पनिशमेंट है, 5 ईयर्स तक का पनिशमेंट है, और फाइन 10K से लेकर और जो है 1 लाख तक का इसमें फाइन है। ठीक है, कोई ऑप्शन सही नहीं है, मैं क्या करूं, जो ऑप्शन ही सही नहीं है। इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 3 मंथ्स, इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 6 मंथ, एंड फाइन नॉट लेस देन, ये सही है बाबू, ये भी सही है इसमें,
ध्यान नहीं दिया आपने, बी सही है इसमें। इसमें लोअर केस दे दिए गए हैं, बी में बाबू लोअर केस दे दिए गए हैं, लोअर केस दे दिए हैं, मिनिमम केस दे दिया, लोअर केस दे दिया, बी सही है, बी सही है, बी सही है, लोअर केस दे दिया इस पे। ठीक है, कम से कम 6 महीने का कारावास और कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना। अब मैं क्या कर रहा था, मेरा दिमाग कहां लगा रहा था, मैं दिमाग लगा रहा था कि यार 1 लाख आना चाहिए था, मैक्सिमम का केस बनना चाहिए था, बट मैक्सिमम का केस ही नहीं बना, केस मिनिमम का बन गया। तो इसलिए आप याद रखना, मिनिमम का केस देखना है आपको। बोला था क्या मिनिमम का केस है? अच्छा, ऐसी ऑप्शंस बाबू, मिनिमम का केस दे दिया तो 20 में सही बनेगा, मिनिमम का केस बन गया। हाँ, बढ़िया बढ़िया। मैंने भी सोचा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, तो मैंने मिनिमम का केस देखा, पता लग गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल। अगला सवाल ये रहा, ठीक है, चलो जी। बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसके पास महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व प्रसिद्ध अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रवेश और तलाशी लेने की शक्ति है? ये बात बताइए फटाफट से। ठीक है, प्रोहिबिशन ये किसके पास है? राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत अधिकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी, या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत अधिकारी, उच्च न्यायालय द्वारा अधिकृत अधिकारी। यहां पर जो व्यक्ति होगा वह कौन होगा, कौन इसको अधिकृत करेगा? गजेटेड ऑफिसर वो किसके अधीन रहना चाहिए? ठीक है, चलिए, गजेटेड ऑफिसर वो किसके अधीन रहना चाहिए? नाहिद बच्चे कल होगी वो, नाहिद बच्चे वो कल होगी क्लास। करंट अफेयर्स लगी हुई है आज आपकी, रात को करंट अफेयर्स होगी, करंट अफेयर्स होगी आपकी। तो दैट इज करेक्ट आंसर बाबू, राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत अधिकारी। ठीक है, अब ये हो जाएगा बाबू आपका होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, कंपनी के द्वारा अपराध किस सेक्शन में बताया गया, ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कर देना इसका। ठीक है, चलो, और आज की क्लास यहीं रहेगी। अगला आपको एक्ट कौन सा चाहिए, जो भी एक्ट हमारे टोटल एक्ट है उसमें से अगला एक्ट आपको कौन सा चाहिए वो जरूर बताइएगा। अगला एक्ट आपको कौन सा चाहिए, ये हमारा सिलेबस है। पहले हम महिलाओं और बच्चों के एक्ट कर रहे हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। क्लास को लाइक जरूर कर देना बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लास को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना बहुत बढ़िया लेवल तरीके से। ठीक है, चलो याद रखना इसको। हाँ बाबू, होमवर्क वाली कमेंट में बताना। अच्छा, मैं एक बात आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, ये जो चैनल है ना बाबू, जीत रहना चाहिए, ये आपके लिए डेडिकेटेडली काम कर रहा है। वो भले यूपीएसआई हो, एनटीपीसी हो, या आपका सीजीएल हो, सबके लिए बेहतरीन तरीके के लेवल वाला कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यूपीजी के है, कोई भी और है, तो बहुत ध्यानपूर्वक समझना कि यूपीजी की भी एक आपकी ताबड़तोड़ क्लास होने वाली है। विकास सर इस क्लास को करेंगे यूपीजीके की, सैटरडे मैराथन के तौर पर आपको वो देखने को मिल जाएगी। बेहतरीन लेवल की क्लास विकास सर की वो होने वाली है, तो उसके लिए भी रेडी रहना, उसके लिए भी आप बढ़िया तरीके से रेडी रहेंगे। तो विकास सर चैनल पे क्लास लेंगे, विकास सर चैनल पे, तो मजा ही आपको आ जाएगा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, अब आपके लिए चीजें ऐसे ही की जाएंगी। मैं सटीक तौर पर आपको इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा, आपके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस और टोटल। और इस बार मैं स्वयं अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेता हूं कि आपके कंधों पर 2-2 सितारे जरूर आए। ये मेरी संपूर्ण जिम्मेदारी है। याद रखना कि आपके लिए ये जो प्लेलिस्ट बनाई गई है, इस प्लेलिस्ट के अंदर ये सीधे तौर पर आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगी। कंप्लीट मूल विधि आपको यहीं से देखने को मिलेगी। एंड मैं सोच रहा हूं पॉलिटी के मजबूत सेशन हो, हिस्ट्री के मजबूत सेशन हो, वो यहीं पे होंगे। ठीक है, कांस्टेबल के लिए भी होगी, हर एक चीज के लिए होगी, टेंशन मत लो, खुल के खेलो। जीएस के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ठीक है, और क्लास कैसी लगी जरूर बताना। ये चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, निर्भर करती हैं। आज शाम को करंट अफेयर्स की क्लास भी है, तो शाम को करंट अफेयर की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, चीजें बहुत अच्छी होंगी, आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।